So yes, hello my dear students. JEE Mains 2023 PYQ सीरीज जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट में एक बार फिर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स का बच्चों, और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा फिजिक्स का। ठीक है, हम आज ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि 2024 में क्या क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। आइए जी, विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम शुरुआत करते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर एंड प्रैक्टिकल फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि given below are the two statement, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. Assertion कहता है photodiodes are preferably operated in the reverse bias. ठीक है, condition for light intensity measurement. बिल्कुल सही बात है भाई, photodiodes जो है वो reverse bias condition में लाइट जो है काम करते हैं। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट के लिए कहता है कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर पीएन जंक्शन डायोड इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात भी सही है, करंट फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस में। ठीक है, अगर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करोगे तो फॉरवर्ड बायस करंट इज लार्जर एज कंपेयर टू द रिवर्स करंट इन द रिवर्स बायस इन पीएन जंक्शन डायोड। ये बात भी सही है, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, बट मेरे अकॉर्डिंग रीजन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी क्या ये रीजन सही नहीं है कि फोटो डायोड हम रिवर्स बायस कंडीशन में क्यों ऑपरेट करवा रहे हैं। दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन। बोथ A and R are true and R is the correct explanation. नहीं, A is false and R is true. A is true but R is false. Both A and R is true but R is not the correct explanation of A. ठीक है भाई, उसका जो रीजन की बात करूंगा ना, सारा रीजन होता है डिप्लीशन लेयर का। ठीक है, अगर इसके प्रॉपर रीजन की बात करूंगा तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर जो है इट इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। कहां पर? रिवर्स बायस कंडीशन में। ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम कर रहा है, और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ को इंक्रीज करता है। ये है फोटोडायोड्स का करेक्ट रीजन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लॉजिक गेट इक्वल इन टू द गिवन सर्किट डायग्राम। एक काम करते हैं, इसका सीधा सीधा हम लोग ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ए बी और आउटपुट में वाई। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से इसको। अगर मैंने दोनों जगह A0 B0, A0 B0 मतलब ओपन, 0 मतलब क्या है बच्चों, ओपन। ठीक है, और 1 मतलब क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अगर मेरा ओपन सर्किट रहा तो करंट कहां से फ्लो कर जाएगा, यहां से फ्लो कर जाएगा, यानी कि Y में मुझे आउटपुट मिलेगा। सिमिलरली A में 0 रखा, B में 1 रखा, A को ओपन रखा, B को क्लोज रखा, वापस मेरे पास Y से आउटपुट निकल जाएगा। सिमिलरली A को 1 दिया, B को 0 दिया, Y में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। फाइनली मैंने इन दोनों को क्लोज कर दिया तो मेरे पास करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, और आउटपुट में करंट कितना आएगा, 0 आएगा। आउटपुट में करंट कितना आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से इसको बता सकता हूं ये कौन सा गेट है मेरे पास। देखिए, अगर आप इस ट्रुथ टेबल को देखेंगे, ट्रुथ टेबल किसका बनता है, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड। किसका है ये दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नैंड। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है। ठीक है, A डॉट बी, वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, वाई इज इक्वल्स टू A डॉट बी का बार। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकेंड वन इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कहता है फोटोडायोड्स आर यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस यूजुअली फॉर, देखो फर्स्ट वाले का कॉपी आ गया, फॉरवर्ड बायस में काम करता है क्या, फॉल्स है। पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि फोटोडायोड्स रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, तो असर्शन फॉल्स हो गया हमारे पास यहां पर। फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड एट अप्लाइड वोल्टेज V, द करंट इन फॉरवर्ड बायस इज मोर देन द करंट इन द रिवर्स बायस फॉर VZ। जेनो डायोड की बात कर रहा है, जेनो डायोड का पोटेंशियल ग्रेटर देन V एंड V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू V0, वेयर V0 इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड VZ इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, डिट्टो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, तो असर्शन मेरे पास फॉल्स हो जाता है, रीजन हमारे पास ट्रू है। देखेंगे A इज फॉल्स, R इज ट्रू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा सवाल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एकदम रिपीट हुआ क्वेश्चन है हमारे पास ये। आइए जी नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमको? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टेटमेंट 1, व्हेन सिलिकॉन सैंपल इज डॉप्ड विद बोरोन इट बिकम्स पी टाइप। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बोरोन के साथ डोपिंग करेंगे, ठीक है, ये हमको क्या बना देगा? ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देगा, ठीक है भाई। व्हेन डॉप्ड विद आर्सेनिक इट बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी सही बात है। सच दैट पी टाइप हैज एक्सेस होल्स एंड एन टाइप हैज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। आइए जी दूसरे पे चलेंगे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? सेकंड स्टेटमेंट हमको कहता है कि when such p-type and n-type semiconductor are fused to make junction, the current will automatically flow, which can be detected with externally connected ammeters. Now, no, this is incorrect statement. When such p-type and n-type semiconductor are fused to make a junction, a current will automatically flow, which cannot be detected with externally connected emitter. उस करंट को हम लोग एक्सटर्नली कनेक्टेड एमीटर से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिटेक्ट। अगर यहां कैन नॉट आता तो ये एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाता, बट ये फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है हमारे पास, बिकॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट द एक्सटर्नली करंट फ्रॉम द एक्सटर्नली कनेक्टेड एमीटर। तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट ना? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं? Which of the following statement is not correct in case of light emitting diodes? ठीक है, एलईडीज के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट में नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहे हैं हमको ये कि इट इज हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन। बिल्कुल सही बात है। हेवीली जंक्शन पीएन ये जो होता है ये हेवीली डॉप्ड होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, ठीक है भाई। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। इट एमिट्स लाइट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट एमिट्स लाइट ओनली when it is reverse bias, false है। अगर फॉरवर्ड बायस में एमिट कर रहा है तो रिवर्स बायस में एमिट नहीं कर रहा है, ये भी हम जानते हैं। द एनर्जी ऑफ लाइट एमिटेड इज इक्वल्स टू और स्लाइटली लेस देन द एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज्ड। बिल्कुल सही बात है। जो लाइट एमिटेड है उसकी जो एनर्जी होगी, वो जो लाइट एमिट हो रही है, एमिटेड लाइट का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? या तो वो जो एनर्जी गैप है हमारे पास सेमीकंडक्टर बैंड्स में, वो जो सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसमें जो बैंड गैप है, जो एनर्जी गैप है, उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम होगा। जो लाइट एमिट हो रहा है उस एमिटेड लाइट का एनर्जी उस एनर्जी गैप के या तो बराबर होगा या उससे थोड़ा सा छोटा होगा। दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नॉट करेक्ट पूछा था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट में हमारे पास सी आ जाता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं? आइए जरा देखेंगे। फॉर द गिवन लॉजिक गेट्स कॉम्बिनेशन द करेक्ट ट्रुथ टेबल इज, ठीक है। देखो सब जगह 0 0 0 0 से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले यहां 0 दो, 0 0 दिया, 0 का उल्टा यहां 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां 1 आया और यहां से 0 आया, यहां पर 0 आएगा, यहां 1 आएगा, ठीक है। ये मेरे पास एंड गेट है। 1 इंटू 0 बच्चों क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 इंटू 1 क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। 0 प्लस 0 ये और गेट है, 0 प्लस 0 क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि जब जब 0 0 दिया तो x पे 0 मिला। ये नहीं हो सकता, 0 0 पे ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 1 और 1 पे चेक कर लेता हूं। 1 और 1 देके देख लेते हैं। आइए जरा, मैंने यहां से दिया 1, ठीक है, यहां से भी दिया 1। 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, 1 का उल्टा यहां पर 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 यहां से आया, 1 यहां से आया, यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 1, ठीक है। 0 इंटू 1 क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। सिमिलरली यहां से तो 1 आएगा, यहां से 0 आएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से 0 आएगा। 1 इंटू 0 क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। 0 प्लस 0 क्या मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। यानी कि 1 और 1 पर फाइनल रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0। 1 और 1 पर फाइनल रिजल्ट 0 मिल रहा है, 1 और 1 पर फाइनल रिजल्ट 1 मिल रहा है। ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर आएगा ए बार, ये कंफर्म है ए बार आएगा। इसको ग्रीन कलर से करता हूं, देखो देखिए यहां आएगा ए बार, इस एंड में बात कर रहा हूं, यहां आ जाएगा इसके इनपुट में बी। सिमिलरली यहां पर आएगा बी बार और इधर से इनपुट में आएगा ए। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए बार इंटू बी और इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए
बी बार। तो फाइनल x की जब मैं बात कर रहा हूं तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, a बार b प्लस a b बार। ये लीजिए, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए जी, next, the output waveforms for the given logical circuit for the following inputs a and b as shown below is। ठीक है, a और b दो इनपुट हैं। आप यहां से a को दोगे, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर का आउटपुट a बार। ठीक है, ये नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है। b इंटू बी, बी स्क्वायर बना, b स्क्वायर का b, और यहां पर आउटपुट में क्या मिलेगा, b बार मिलेगा। तो y क्या हो गया मेरे पास, y इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, इस पूरे का बार मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल्स टू a प्लस b। सिंपल सा क्या बन गया, ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जरा, 0 पर आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फर्स्ट और फोर्थ में से कोई एक होगा। फिर देखो 1 0 पर क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, 1 मिलेगा, 1 यहां मिल रहा है, यहां 0 मिल रहा है, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है जी, चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमको, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द आउटपुट y फॉर द इनपुट्स a एंड b इन द गिवन सर्किट इज। देखिए जरा, यहां आया मेरे पास a, ठीक है, यहां आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, तो एक काम करते हैं, ट्रुथ टेबल दिया हुआ, ट्रुथ टेबल से देख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं, ट्रुथ टेबल से इसको बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। a को 0 दिया, b को 0 दिया, इधर से तो 0 आएगा, इधर से भी 0 आएगा, ये 0 इधर आएगा, ये 0 इधर आएगा। ये क्या है, नैंड गेट है, तो 0 इंटू 0 का 0 मिलेगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। ये लो, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 चला जाएगा, यहाँ 1 चला जाएगा। 1 इंटू 0 0 बनेगा बच्चों, बट 0 का उल्टा मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सिमिलरली 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1 मिलेगा। वापस से यहाँ 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, आउटपुट में 0 मिल जाएगा। यानी कि जब 0 0 दिया तो आउटपुट में क्या मिला, 0 मिला। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड में से एक होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, सेकंड और थर्ड में से क्या होगा, एक होगा। आइए जरा चलेंगे आगे थोड़ा सा। अब एक काम करते हैं, दोनों जगह 1 1 देके देख लेते हैं। यहां 1 दिया, यहां पर भी 1 दिया, ये 1 दिया तो यहां 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा। सिमिलरली यहां 1 जाएगा, यहां 1 जाएगा। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 0 हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां पर भी 0 आ जाएगा। 1 इंटू 0 बच्चों 0, 0 का उल्टा 1 मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा। सिमिलरली 1 इंटू 0 0, 0 का उल्टा 1 मिलेगा, यहां पर भी 1 मिलेगा। ये मेरे पास वापस से नैंड गेट, नैंड गेट में सबसे पहले एंड का इनपुट, सबसे पहले इनपुट्स एंड में जा रहे हैं, उसके बाद नॉट में जा रहे हैं। तो 1 और 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन करो, 1 इंटू 1 1 हुआ, 1 का उल्टा हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि जब मैंने 1 1 इनपुट दिया तब मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। 1 1 जब मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट में मेरे को 0 मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट आंसर। बोलो बात समझ आई क्या? सिंपल सी कहानी है, कुछ नहीं। अगर आपको ट्रुथ टेबल बनानी आती है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है को गेट कौन सा है, एंड है, नैंड है, नॉर है, और है। बहुत सिंपल सी कहानी थी। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड एंड रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी एज। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है हम जानते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर on increasing the temperature what happens, number of electrons increases। टेम्परेचर इंक्रीज किया, इससे क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। दिस रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन कंडक्टेंस, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कंडक्टेंस। ठीक है, इससे क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा।
ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, उससे क्या हुआ, कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ। और इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, यानी कि उसको अपोज करने की क्षमता घट गई ना, क्योंकि कंडक्ट करने की क्षमता बढ़ गई। भाई इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज होने से कंडक्ट करने की क्षमता इंक्रीज हो गई, तो रेजिस्ट करने की, जो अपोज करने की क्षमता थी, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी बाय डिफॉल्ट। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एनी इंक्रीजेस बट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए जी आगे चलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, देखिए भाई ये मैच द फॉलोइंग क्या है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और मेटल्स। ठीक है, फर्मी लेवल्स नियर द वैलेंस बैंड, फर्मी लेवल, अच्छा फर्मी लेवल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई साहब, मैं सबसे पहले कहां जाऊंगा, मेटल्स पे जाऊंगा। क्यों जाऊंगा मेटल्स पर, क्योंकि मेटल्स में मुझे पता है फर्मी लेवल कहां होता है, कंडक्शन बैंड में ही होता है। फर्मी लेवल इज इन द कंडक्शन बैंड, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक की बात करोगे तो फर्मी एनर्जी लेवल कहां होता है, फर्मी एनर्जी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एकदम बीच में होता है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बिल्कुल बीच में होता है, तो इसके लिए होगा फर्मी लेवल इज इन द मिडिल ऑफ द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। सेकंड है मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करूंगा तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास कहां होगा, कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है, फर्मी लेवल नियर द कंडक्शन बैंड। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। ठीक है, ये होता था कंडक्शन बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड बच्चों, एंड दिस इज द वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, एंड दिस वन इज द कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है, इस तरीके से फर्मी एनर्जी लेवल यहां होता था। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक की बात करोगे तो बिल्कुल बीच में हो जाएगा, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो कहां होता है, ये बिल्कुल यहां होता है। ठीक है, और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करोगे तो यहां हो जाएगा, और अगर मेटल्स की बात करोगे तो ये यहीं लाई कर जाता है, कंडक्शन एनर्जी बैंड के अंदर ही लाई कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ए का तो हो जाएगा थर्ड, सॉरी ए का हो जाएगा सेकंड, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फर्स्ट, एंड डी विल बिलोंग्स टू फोर्थ। ठीक है, जब हम इसको चेक करेंगे तो मेरे ख्याल से फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इट वर्क्स एज द वोल्टेज रेगुलेटर इन ओनली इन फॉरवर्ड बायस, ना भाई, इट वर्क्स एज द वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस कंडीशन, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन की, सिंपल पीएन जंक्शन जो होता है उसकी तरह बिहेव करता है। इट वर्क्स एज अ वोल्टेज रेगुलेटर इन फॉरवर्ड बायस एंड बिहेव्स एज सिंपल पीएन जंक्शन इन डायोड इन रिवर्स बायस, ना। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, नहीं भाई, वोल्टेज रेगुलेटर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वो नॉर्मल पीएन जंक्शन के जैसे काम करता है। इट वर्क्स एज द वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा उसका डेफिनेशन जो होता है जेनर डायोड का, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हमको कि आपको याद है इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने किया जिसका आंसर रिजल्ट पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो था हमारे पास जिसका आंसर नैंड गेट आया था। आइए जरा, नेम द लॉजिक्स गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। वापस ट्रुथ टेबल बना लो। ये आपको ध्यान हो तो आपके क्लास नोट्स में भी आपके टीचर ने करवाए होंगे, नैंड और नॉर के लॉजिक सर्किट्स बनवाने सिखाए होंगे। अगर आपको याद आ रहा है तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाया गया होगा। 0 0 ओपन है, करंट कहां से चला जाएगा, वाई से, एलईडी विल ग्लो। सिमिलरली A0 B1 इसको क्लोज किया, जैसे इसको क्लोज किया करंट यहां से सीधा फ्लो हो जाएगा, आउटपुट में करंट 0 1 0। आपने इसको क्लोज किया, करंट यहां से चला जाएगा, खच 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 खच, आउटपुट में करंट 0। दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों को क्लोज कर दिया तो कुछ करंट यहां से, कुछ करंट यहां से, आउटपुट में करंट वापस से 0। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल है ये, दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
आइए जी नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वेरीज विद द टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बिहेवियर। अभी हमने बात किया था टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस में क्या होता है, कमी आता है, ठीक है। जैसे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड। Whenever you are supplying a small amount of energy, आपने जैसे थोड़ा सा भी एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन्स फटाक से जंप मार के कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल इजीली जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, और जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में चला गया तो फ्री टू मूव, ठीक है, क्या हो गया, फ्री टू मूव हो गया। चलिए भाई, अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो गया तो क्या काम है उसका, करंट को लेकर के जाना, करंट को लेकर के जाना। यानी कि मैं थोड़ा सा भी एनर्जी कैसे बढ़ा सकता हूं, थोड़ा सा भी एनर्जी बढ़ाने का एक तरीका है मेरे पास कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव टू द कंडक्शन बैंड एंड बिकम फ्री टू मूव विद इन लेटिस, यही कहानी हुई। तो मैं ये कह सकता हूं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी, ना भाई ये भी नहीं होगा, और लीनियरली नहीं होता है, लीनियरली नहीं होता है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमको, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन कहता है डिफ्यूजन करंट इन द पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ना ये गलत है। डिफ्यूजन करंट जो होता है वो पी साइड से एन साइड की तरफ होता है, ठीक है, ड्रिफ्ट करंट की बात नहीं कर रहा हूं, डिफ्यूजन करंट की बात करो। जब फॉरवर्ड बायस जंक्शन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस जंक्शन में डिफ्यूजन करंट पी साइड से एन साइड की तरफ होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जंप मारे ना इन द ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये हमारा पीएन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। जब मैं फॉरवर्ड बायस की बात करूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेरे पास क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या क्रिएट कर दिया इन्होंने, ये मैंने फॉरवर्ड बायस बना दिया, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, ठीक है, ये पी टाइप है और एन टाइप। जब फॉरवर्ड बायस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स इज मूव व्हाई, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रॉन है किसकी वजह से मूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब जब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो डिफ्यूजन करंट है, जो डिफ्यूज्ड करंट है, डिफ्यूज करंट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड करंट, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज्ड करंट। देख सकते हैं हम लोग क्लियरली डिफ्यूज करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा भाई, तो पी टू एन टाइप, ठीक है। सो रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द लॉजिक एज शोन द आउटपुट वेव फॉर्म एट वाई इज। इस क्वेश्चन को देखो, याद आया, अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और उस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है भाई। यहां भी नैंड गेट, आउटपुट में भी नैंड गेट लगे हुए हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ये देखिए नैंड गेट, ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर का आउटपुट ए का उल्टा ए बार हो गया। सिमिलरली बी इंटू बी स्क्वायर मतलब बी का आउटपुट बी बार, तो ए बार इंटू बी बार का बार, तो वाई मुझे क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, इसका नॉट कर देने का है यानी कि ए प्लस बी, तो मुझे क्या मिलेगा, और गेट मिलेगा। ये क्या है, और गेट। तो 0 0 पे क्या मिलना चाहिए बच्चों, 0 मिलना चाहिए, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। सिमिलरली 0 और 1 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब कि ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. A Zener diode of power rating 1.6 watt is to be used as voltage regulator. If the Zener diode has the breakdown of 8 volt, it has to regulate the voltage fluctuating between 3 volt to 10 volts. ठीक है. The value of resistance RS for safe operation of diode will be. आइए जरा देखते हैं. देखिए पावर कितना दिया हुआ, उसका पावर दिया 1.6 वॉट. ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग 8 वोल्ट. तो V इंटू आई इज इक्वल्स टू पावर, यही तो होगा. तो करंट निकाल सकते हैं, यहां से करंट कितना हो जाएगा 1.6 अपॉन 8. सॉल्व किया तो 0.2 एम्पियर. ये लीजिए भाई, दिस इज द करंट. अगर मैक्सिमम वोल्टेज मेरे पास फॉर मैक्सिमम वोल्टेज फ्लक्चुएट होकर के कितना आ रहा है 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट. 8 वोल्ट जेनर डायोड के अक्रॉस, तो बचा हुआ 2 वोल्ट किसके अक्रॉस होना चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस आर. भाई 10 टोटल मैक्सिमम है, इसके अक्रॉस अगर 8 वोल्ट है तो 2 वोल्ट इसके अक्रॉस जाएगा. सो पोटेंशियल अक्रॉस आर इज हाउ मच, पोटेंशियल अक्रॉस आर इज 2 वोल्ट. सो V इज इक्वल्स टू आई आर कर दो बच्चों, 2 वोल्ट 0.2 एम्पियर करंट इंटू रेजिस्टेंस. सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 2 दैट इज 10 ओम. ये लीजिए 10 ओम इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, योर आंसर इज 10 ओम. क्लियर है बच्चों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए जी नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए. इफ ईच डायोड हैज द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम इन द बिलो सर्किट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. तो देखिए जरा, मेरे पास D1 D2 D3 और 5 वोल्ट, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सबके पास अपने खुद के रेजिस्टेंस है. फॉरवर्ड बायस कंडीशन है 25 ओम. तो पहले तो ये देख लो कौन कौन से फॉरवर्ड बायस है, कौन से रिवर्स बायस है. ये फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, और ये रिवर्स बायस है. अगर ये रिवर्स बायस तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि यहां से जो करंट है वो जीरो हो जाएगा. ओपन सर्किट और करंट हो जाएगा जीरो. तो अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना सकता हूं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा बच्चों 25 इसका 125 इसका, 25 इसका 125 खुद का, ठीक है, और फिर यहां से आ जाएगा 5 वोल्ट का बैटरी और ये 25, ये 125 125, और वो जो फॉरवर्ड बायस था उसका ओम 25 ओम, इसका 25 ओम और ये 25 ओम. ठीक है, यहां से करंट कितना गया I4 गया, सॉरी I1 गया, I1. यहां से करंट कितना जाएगा I2, और यहां से करंट कितना जाएगा I4. तो देखो एक कहानी तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि I2 इज इक्वल्स टू I4. अरे भाई सेम रेजिस्टेंस है, 150 उधर 150 उधर, इक्विवेलेंट बना दो इन तीनों का. जब इन पूरे का इक्विवेलेंट बनाओगे तो 150 150 दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 75. ठीक है, ये मेरे पास 5 वोल्ट का बैटरी, ये 25, ये 5 वोल्ट और ये 25, और यहां से करंट जाएगा I1. मैं ये भी कह सकता हूं I1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I4. ठीक है, दोनों बराबर है तो यहां से लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ I2. सो I1 अपॉन I2 कितना हो गया मेरे पास, I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 2. और रेशियो पूछे हुए थे हमसे, रेशियो पूछा हुआ था I1 अपॉन I2 कितना 2, और I3 का वैल्यू तो मुझे पता ही है क्योंकि वो रिवर्स बायस है, तो I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. लॉजिक परफॉर्म्ड बाय द सर्किट. देखो वही कहानी, सेम कहानी रिपीट हुई. क्या कहता है, a प्लस ए का उल्टा a बार आ जाएगा, b प्लस बी का उल्टा b बार आ जाएगा, a बार प्लस b बार का बार लगेगा, यानी कि y में आउटपुट क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार और इस पूरे का बार, तो ये बन जाएगा a डॉट b. सो दिस इज एंड गेट. ये कौन सा गेट है हमारे पास, एंड गेट. क्लियर है, विच गेट इट इज, एंड गेट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, यहां से ए आया, ये मेरे पास और गेट है तो यहां क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली ये मेरे पास एंड गेट है तो ये आ जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर मैं y डैश बोल देता हूं, y डैश कितना हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू बी इस पूरे का बार, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू व्हाट, y इज इक्वल्स टू y डैश का बार, ठीक है। वहां पर नॉट गेट लगा हुआ है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है, तो y डैश इज इक्वल्स टू y डैश का बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए बी, इसका पहले से बार था, इसके ऊपर एक और बार आ गया, यानी कि y इज इक्वल्स टू हाउ मच, a प्लस बी इंटू ए बी। सॉल्व करो भाई, y इज इक्वल्स टू हाउ मच, y इज इक्वल्स टू a डॉट ए बी प्लस b डॉट ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी, और ये भी कितना हो जाएगा, बी ए, या ए बी, y इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए बी और ए बी, क्लियर, y इज इक्वल्स टू हाउ मच, ए बी एंड ए बी, तो ये ए बी प्लस ए बी कितना बनेगा, ए बी तो बनेगा। सो दिस इज योर आंसर, विच गेट इट इज, एंड गेट। ये कौन सा गेट है हमारे पास, दिस इज अगेन एन एंड गेट। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए जी, नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द सर्किट, फॉर द फॉलोइंग सर्किट गिवन इनपुट्स ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑपरेशन करेक्ट ऑप्शंस फॉर आउटपुट वाई, ठीक है। ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस ए का उल्टा ए बार, बी प्लस बी का उल्टा बी, नहीं बी सिर्फ बी आएगा, ठीक है। तो y मेरे को क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी इस पूरे का बार, सो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार, ठीक है। आइए देखिए, ए पर 0 बी पर 0, ए पर 0 बी पर 0, ट्रुथ टेबल बना लेता हूं जरा, ए पर 0 बी पर 0, तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1 मिलेगा, ए पर 0 बी पर 1, ए पर 0 बी पर 1, तो बी बार 0 प्लस 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में आउटपुट में तो 1 आना चाहिए, आउटपुट में 1 यहां नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जहां पहले में आउटपुट 1 आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट फ्रॉम नैंड गेट हैविंग इनपुट्स ए एंड बी गिवन बिलो, ठीक है। आउटपुट पूछ रहा है नैंड गेट का, सो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का बार, दिस इज नैंड गेट, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बार प्लस बी बार, दिस इज द आउटपुट, ए बी वाई। ट्रुथ टेबल बना लीजिए, आपने शुरू में क्या दिया, 1 1 दिया, 1 1 देंगे तो 0 0 बनेगा, इसका आंसर आउटपुट में 0 आना चाहिए, ठीक है। आउटपुट में 0 आना चाहिए, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी, यहां 1 है, ये नहीं होगा, यहां 0, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड में आपने क्या दिया, दोनों को 0 0 दिया, इनपुट में दोनों को 0 0 दे रहे हो, तो 0 का उल्टा 1 और 1, ये क्या आएगा, 1 आना चाहिए, यानी कि आउटपुट में 1 आना चाहिए, ये सब जगह 1 है। फिर देखिए, ये T1 कह दो, इसको T2 कह दो, इसको T3, थर्ड साइकिल में बात करेंगे। ए को आपने 0 दिया, ए को आपने 0 दिया, बी को आपने 1 दिया, ठीक है। ए को 0 दिया मतलब 1, और बी को 1 दिया मतलब 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। तो T3 में ये T2 ये T3, थर्ड साइकिल में देखिए, थर्ड साइकिल में आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, यहां नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, यहां आ रहा है, ये हो सकता है, यहां नहीं आ रहा है, ये T3 साइकिल है, यहां नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हमको कहता है कि इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी
तो सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, ये भी फॉरवर्ड बायस होगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी कि यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट कैसा बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखिए कैसा बनने वाला है। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये 10 ओम, ठीक है, ये 10 ओम, ठीक है, और ये बनेगा एक 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, और यहां से करंट जाएगा इस तरीके से, ये 10 वोल्ट है, ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है आई। अब आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो इसका तो आ जाएगा 20, इन दोनों का सॉल्व करना 1/20 प्लस 1/10, 20/3 आ जाएगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे वो ऐसा बनेगा, 10 वोल्ट्स आई करंट and this is 20/3 ohm. So V is equals to IR, V is equals to IR, potential 10, करंट पता नहीं, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 20/3, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर। करंट इज हाउ मच, 1.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन, अर्थ हैज द एटमॉस्फेयर वेयर मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज एस्केप वेलोसिटी जो मून का है, वो जो एस्केप वेलोसिटी है मून का, वो बहुत बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द अर्थ, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर किसी का भी आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, अगर यहां एस्केप वेलोसिटी की बात कर रही है, ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है। देखो कहानी क्या है, अगर मैं ये कहूंगा लोअर एस्केप वेलोसिटी है मून पर, तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, is larger than या heavier than या larger than the escape velocity on moon। मून पर है ये कहानी, ठीक है, तो किस पर है, मून पर है। इसकी वजह से मून पर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, दिस मेक्स नो एटमॉस्फेयर इन द मून, मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर बिकॉज द एवरेज स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज हायर देन द एस्केप वेलोसिटी। जब गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है एवरेज स्पीड, वो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो तो एस्केप कर गया, ठीक है। जब वो एस्केप कर गया तो कोई एटमॉस्फेयर वहां नहीं अवेलेबल होगा, ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, व्हेन टू जॉज आर जॉइंड टुगेदर द जॉ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तब दोनों के जॉज को कनेक्ट किया तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में, यानी कि मैं ये कह सकता हूं पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। इस स्टेटमेंट से मुझे क्या देखने को मिलता है, देयर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। ये जो स्टेटमेंट दिया है इसने, दिस रिप्रेजेंट एरर, देयर इज एन एरर, और वो कौन से टाइप की एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है। कौन सी एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और वो भी बोला हुआ है कि 6th डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमको कुछ इंफॉर्मेशन यहां से मिली। सबसे पहले तो लीस्ट काउंट 0.1 mm, जीरो एरर। आइए देखेंगे जीरो एरर कितना है। जीरो एरर होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। लीस्ट काउंट कितना, 0.1। कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना, 6th डिवीजन है, कितना हो गया, 0.6 mm हो गया बच्चों। जीरो एरर कितना हो गया, 0.6 mm हो गया मेरे पास, ठीक है भाई। आगे चलूंगा। While measuring the diameter of the spherical bob, the zero of vernier scale lies between 3.2 centimeter to 3.3 centimeter, ठीक है। तो मैं मेन स्केल रीडिंग लिख सकता हूं। मेन स्केल रीडिंग इज हाउ मच, 3.2 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग हो गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल देता हूं। वर्नियर स्केल एंड 4th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन। आइए जी, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग होता है लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है, चौथा। लीस्ट काउंट क्या था मेरे पास, 0.1 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.01
इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन इज फोर्थ, ये हो गया 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए जरा रीडिंग देखते हैं। रीडिंग क्या होता है? रीडिंग लिखते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। जीरो एरर कौन से टाइप का है? पॉजिटिव जीरो एरर है। मेन स्केल रीडिंग इज हाउ मच? 0.3.2 सेंटीमीटर प्लस 0.04 सेंटीमीटर। जीरो एरर कितना आया? 0.06 सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर में बदला तो 0.06 सेंटीमीटर हो गया। सॉल्व कर लो भाई साहब इसको। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 3.18 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 3.18 सेंटीमीटर, नॉट मीटर, सेंटीमीटर। सिंपल कहानी, सब दिया हुआ है हमको। आइए जी नेक्स्ट, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन स्क्रू गेज there are 100 divisions on the circular scale and main scale moves by 0.5 mm on one complete rotation of circular scale। तो इससे तो मुझे लीस्ट काउंट मिलेगा। लीस्ट काउंट क्या कहता है? लीस्ट काउंट कहता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या हो जाएगा? ठीक है, एक की रीडिंग, एक का रीडिंग कितना है? 0.5 mm। ठीक है, टोटल कितने डिविजन है? 100 डिविजन है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? इस पूरे को सॉल्व करना 1/200 mm मिलीमीटर्स। दिस इज द लीस्ट काउंट। The zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation when two studs are brought in contact with each other। ये जीरो एरर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जब जीरो से जीरो को मिलाने की कोशिश करें, दो स्टड्स को हमने क्लोज करने की कोशिश करी, तो जो मेन स्केल का जीरो है और जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं। कहां जा रहे हैं? 6, जो मेरे पास जो ग्रेजुएशन लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है उससे 6 डिवीजन नीचे चला गया। जीरो एरर है भाई साहब, जीरो एरर है। ठीक है, अब जीरो एरर निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों? जीरो एरर निकालने का तरीका है मेरे पास, और जीरो एरर कैसी है? पॉजिटिव जीरो एरर है। एरर कैसी है? पॉजिटिव जीरो एरर है। कैसे निकालूंगा पॉजिटिव जीरो एरर? लीस्ट काउंट इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा? छठा। लीस्ट काउंट कितना? 1/2, 1/200, तो 6/200, 6/200 कितना हो जाएगा? ये 3/100 हो जाएगा, 3/100 यानी कि 0.03 mm। ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, when a wire is placed between studs, 4 linear scales divisions are clearly visible while 46th division, ये मेन स्केल रीडिंग दे दिया उसने। वो कह रहा है कि जब आपने किसी वायर को रखा डायमीटर नापने के लिए, तो जो मेन स्केल है उसमें से 4 लीनियर स्केल डिवीजन साफ दिखाई दे रहे थे। तो 4 मेन स्केल और एक मेन स्केल, एक डिवीजन, 4 डिवीजन साफ दिखाई दे रहे थे। एक डिवीजन का रीडिंग कितना? 0.5। तो इन 4 डिवीजन का रीडिंग कितना हो जाएगा? 4 × 0.5। इसको सॉल्व करना बच्चों, इसको सॉल्व करना, 4 5 20 यानी कि 2 mm हो गया। दिस इज मेन स्केल रीडिंग। सिमिलरली वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या होता है? लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या कह रहा है? कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 46th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। 46वां 46th। लीस्ट काउंट कितना? 1/200 इंटू 46। सॉल्व करेंगे 0.23 mm। ये लीजिए, वर्नियर स्केल रीडिंग भी आ गया 0.23 mm। तो जरा सॉल्व करना, इसका रीडिंग लिखोगे, एक्चुअल रीडिंग कितना आता है? रीडिंग लिखने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग कितना? 2, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना? 0.23 माइनस जीरो एरर कितना? जीरो एरर 0.03। सॉल्व किया 2.20, ये आता है मिलीमीटर्स में। सॉल्व करने पर 10 की पावर -2 में कन्वर्ट करना है, तो 220 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर्स। सो योर आंसर इन मिलीमीटर इज 222। न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 222, सॉरी 220, नॉट 222, 220। क्लियर है? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm इज शंटेड with a moving coil galvanometer, it shows the full scale deflection for a current of 250 milliampere। ठीक है, however when 1050 ohm resistance is connected with it in series, it gives the full scale deflection for 25 volts, the resistance of galvanometer। आइए जरा देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है,
वो बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट कब 5 ओम को शंट किया गया, आई मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम शंटेड करंट कितना बता रहा है, 250 मिली एम्पियर, रख दो जरा यहां से 250। मैक्सिमम करंट इज हाउ मच, 250, तो 5/5 प्लस जी, तो जो मैक्सिमम करंट आया वो कितना, 250 मिली एम्पियर डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 उड़ गया, ये आ गया 1/4, ठीक है। सो IG मैक्स यहां से कितना आ जाएगा, IG मैक्स कम्स आउट टू बी हाउ मच, 5/4 इंटू 5 प्लस जी, ठीक है। दिस इज IG मैक्स। आइए जरा अब पोटेंशियल फुल स्केल डिफ्लेक्शन में पोटेंशियल कितना दे रहा है, 25। सो V इज इक्वल्स टू IG मैक्स इंटू आर, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ में बात करेंगे, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, RG प्लस 1050, RG प्लस 1050, तो ये हो गया मेरे पास 25, ये 5/4, 5 प्लस जी के बराबर। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आता है, G प्लस 1050 सीरीज में जब उसको कनेक्ट किया, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, ये जाएगा 5 टाइम 5 4 20, 25 100, ठीक है। 4 और 5 20, G इज इक्वल्स टू G प्लस 1050, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करेंगे, आता है 19G इज इक्वल्स टू 1000 में से 100, 1050 में से 100 माइनस कर देना, ये बनेगा 950। सो G इज इक्वल्स टू 950/90, ठीक है। 19 5 95 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 50 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आता है 50 ओम, क्लियर है। 50 ओम इज द करेक्ट आंसर। So yes, thank you so much guys. I hope you enjoy this session. Thank you. Bye bye. Take care.